अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ PMSSS स्कॉलरशिप स्कीम 2025-24 सेशन के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि PMSSS 2025-24 का जो पोर्टल है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्दी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि PMSSS क्या है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज आपको करवाए जाएंगे, कौन सा एग्जाम आपको रहेगा, कितनी सीट्स होती हैं, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, किस कोर्स में आपको एग्जाम लगेगा, किस कोर्स में आपको मेरिट के बेस पे रहेगा। तो सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। साथ में स्कॉलरशिप के अमाउंट के बारे में भी आपको बताऊंगा। ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम है। सारी चीज़ें जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों की मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो जिन बच्चों को PMSSS के बारे में नहीं पता है उन बच्चों को मैं बता दूं, ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप स्कीम नहीं है, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दी जाती है। ये जो स्कॉलरशिप स्कीम हमारी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यूटी जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के बच्चों को दी जाती है। इस स्कीम को 2010 में लॉन्च किया गया था। देन उसके बाद इसको चलता चलता अभी फिलहाल 2025 से लगभग 15 साल इसको हो गया। अभी फिलहाल ये 2027 तक चलेगी। उसके बाद देखा जाएगा कि इसको और एक्सटेंड किया जाता है या नहीं किया जाता, वो आने वाले 2 सालों के बाद ही हमें यहाँ पे पता चलेगा। इस स्कीम के अंडर ये जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च की गई, इसमें हर साल 5000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है जो बच्चे जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के रेजिडेंट होते हैं, जो 12th पास करके जिनकी फैमिली इनकम उतनी खास नहीं होती, जो फैमिली मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अपनी हायर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाया जाता है डिफरेंट कोर्सेज में। अगर आप आर्ट्स से हैं तो भी आप जा सकते हैं, मेडिकल से हैं, नॉन मेडिकल से हो, कॉमर्स से हो, सभी की कोर्सेज आपको यहाँ पे तमाम जितने भी कोर्सेज आते हैं सभी कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करवाए जाते हैं। इसमें स्कॉलरशिप भी आपको बहुत अच्छा दिया जाता है, कॉलेज की फ़ी भी आपको दी जाती है, आने जाने का खर्चा सारा कुछ आपको दिया जाता है, जिसके बारे में अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अगर मैं बात करूं, इस स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया, देखो अगर हम आज से कुछ साल पीछे चले जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में मतलब हालात उतने सही नहीं थे। यहाँ पे मतलब उतने कॉलेजेस भी नहीं थे, कॉलेजेस अक्सर यहाँ पे बंद हुआ करते थे। तो इसको देखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को लॉन्च किया। EIST के थ्रू PMSSS को लॉन्च किया गया, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, जिसका रिसेंटली नाम चेंज करके PMUSP भी रखा है, प्रधानमंत्री शिक्षा कुछ ऐसा योजना। PMUSP आप रख लो, अब ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। PMUSP को हो या PMSSS को, दोनों एक ही है, ठीक। तो इसका नाम भी रिसेंटली चेंज किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स के पास उतनी इनकम नहीं है ताकि अपने बच्चों की वो हायर एजुकेशन की जो फ़ी वगैरह है वो अफोर्ड कर पाएँ, तो उसको देखते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों के लिए। इसमें आउट ऑफ स्टेट के बच्चे एलिजिबल नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, ठीक। तो सीट्स की अगर मैं बात करूँ, इसमें हमारे पास हर साल यहाँ पे 5000 सीट्स होती हैं, 5000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। उन 5000 सीट्स में से अगर हम देखेंगे तो 2070 जो सीट्स होती हैं वो जनरल डिग्री के लिए रखी जाती हैं। जनरल डिग्री में हमारा सिंपल BA, BSc, BCom ऑनर्स किसी सब्जेक्ट में आपको करना है तो 2070 उसमें सीट्स रहेंगी। उसके अलावा 2830 जो सीट्स हमारी रहेंगी ये हमारे प्रोफेशनल और इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए रहेंगे। प्रोफेशनल की अगर हम बात करेंगे, इसमें हमारा BTech आता है, इसमें हमारा BSc नर्सिंग आता है, इसमें हमारा B फार्मा आता है, B आर्किटेक्चर आता है। तो ये सभी कोर्सेज जो है ये प्रोफेशनल में ही आते हैं। और उसके अलावा 100 जो सीट्स हमारी रहती हैं वो यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज के लिए रखती हैं, जिसमें हमारा MBBS, BDS, BAMS, BUMS, BHMS ये सभी कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं, ठीक। तो सभी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि हमारे पास कोर्सेज कौन कौन से हैं, उन कोर्सेज में किस की कितनी सीट्स और स्कॉलरशिप आपको कितना दिया जाएगा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया और बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जो जनरल स्कॉलरशिप जो कोर्सेज हमारे पास है वो 3 सेक्शंस की हैं। एक हमारा जनरल कोर्स है, एक हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, एक हमारा मेडिकल कोर्स है। जनरल कोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा सिंपल ग्रेजुएशन आता है, ठीक। किसी बच्चे को लाइक कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से तो वो सिंपल BSc करना, BA करना चाहता है किसी सब्जेक्ट में, ऑनर्स करना चाहता है किसी सब्जेक्ट में, या कोई भी सिंपल ग्रेजुएशन जो है BA, BSc, BCom ऑनर्स वगैरह आप कर लोगे तो वो जनरल डिग्री में आ जाएगा। इसमें हमारे पास टोटल सीट्स 2070 होती हैं, ठीक। 2070 इसमें टोटल सीट्स होती हैं, जिसमें आर्ट्स वाले भी जाएंगे, मेडिकल वाले भी जाएंगे, नॉन मेडिकल वाले भी सिंपल ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। इसमें जो स्कॉलरशिप हमारा होता है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। एक हमारा एकेडमिक फ़ी है, ठीक। एकेडमिक फ़ी जो है वो आपके कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगी, यानी कि आपके कॉलेज की जितनी फ़ी होगी वो आपके कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगी। दूसरा स्कॉलरशिप आपका यहाँ पे इसमें रहता है मेंटेनेंस चार्जेस का, ठीक। तो मेंटेनेंस जो चार्जेस होते हैं वो सभी कोर्सेज में सेम रहते हैं। तो ये जो मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं ये बच्चों को अपने अकाउंट में आ जाते हैं। मेंटेनेंस के लिए आपको अपने अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, जिस मेंटेनेंस के चार्जेस से आपको कॉलेज की फ़ी नहीं देनी है, ठीक। कॉलेज की फ़ी तो अलग से आ जाएगी, लेकिन ये मेंटेनेंस जो चार्जेस हैं ये
आपको हॉस्टल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, घर आने जाने का खर्चा, उसके लिए आपको यहाँ पे दिया जाएगा। आप देखो, अगर आप जनरल डिग्री के लिए चले जाओगे, लाइक आप सिंपल ग्रेजुएशन के लिए चले जाओगे, उसके लिए आपको एकेडमिक यानी कि कॉलेज की फी 30,000 तक दी जाएगी। ठीक, 30,000 तक आपको कॉलेज की फी दी जाएगी। हालांकि 30,000 होती नहीं है सभी कॉलेजेस में फी, जनरल डिग्री में 8 से 10,000 के अराउंड फी होती है। तो जितनी फी होगी वो उनको मिलेगी। अगर फी कुछ बच रही है, लाइक 15,000 फी है तो 15,000 यहाँ पे बच रहे हैं तो वो आपको दी जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 15,000 फी अगर है, बाकी 15,000 AIST खुद को रखती है, वो कॉलेज को नहीं देती है। जितनी फी होगी उनको आफ्टर 30,000 उनको यहाँ पे मिलेगा। यानी कि ओवरऑल कॉलेज की फी के साथ आपको कोई लेना देना नहीं है, वो जितना होगा वो कॉलेज वालों को खुद से मिलेगा। उसके अलावा आपको 1 लाख यहाँ पे अपने अकाउंट में आ जाएगा। ये 1 लाख आपका एक ईयर का 1 लाख मिलेगा। 3 साल का कोर्स है तो 3 लाख आपको हर साल मिलेंगे। 4 साल का कोर्स है तो 4 लाख आपको हर साल मिलेंगे एकेडमिक फ़ी के अलावा। ठीक, कॉलेज की फ़ी नहीं। इस 1 लाख में आपको क्या काम कर लेना है, उस ईयर का आपको हॉस्टल का खर्चा निकालना है, आने जाने का खर्चा निकालना। हॉस्टल की अगर हम बात करेंगे, यूजुअली ईयरली फ़ी जो है वो गवर्नमेंट हॉस्टल्स में जो वो 40 से 45,000 के अराउंड यहाँ पे होती है। प्राइवेट हॉस्टल्स में जो है 50-55 के अराउंड होती है। और कुछ जगहों पर हॉस्टल की चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें जो वो फैसिलिटीज़ भी उसी लेवल की आपको दी जाती है। तो ओवरऑल आपको 30 से 40-45,000 के अराउंड हॉस्टल का फ़ी होगा। बाकी जो आपको लगभग 60,000 रहेगा ईयर का, उसमें आपको आने जाने का, बाकी चीज़ों का यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद प्रोफेशनल और इंजीनियरिंग कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल में हमारा कौन कौन सा आता है। एक हमारी इंजीनियरिंग आती है। इंजीनियरिंग की सभी ब्रांचेस, ठीक, आपको बीटेक अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में करनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करनी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी कि CSE में करना है, या किसी भी और ब्रांच में करना है, तो वो आपका यहाँ पे प्रोफेशनल में आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे BSc नर्सिंग भी आपका इसमें आ जाएगा, B फार्मेसी भी इसमें आपका आ जाएगा, B आर्किटेक्चर भी इसमें आपका आ जाएगा, HMCT यानी कि होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, और उसके अलावा BA LLB आपको इसी में आ जाएगा। तो ये सभी कोर्सेज जो होंगी ये हमारी प्रोफेशनल में आ जाएंगे। इसमें आप याद रख लेना, जो हमारे पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, ऑपरेशन थिएटर, एनेस्थीसिया वगैरह, वो यहाँ पे नहीं करवाए जाते हैं। ठीक, तो पैरामेडिकल के कोर्सेज नहीं करवाए जाते। जिन कोर्सेज का नाम मैंने आपको बोला वो सिर्फ वही कोर्सेज करवाए जाएंगे। अब इन कोर्सेज में हमारे पास टोटल 2,830 सीट्स यहाँ पे रहती हैं। और इसमें जो आपका एकेडमिक यानी कि कॉलेज की फी होगी वो 1,25,000 तक कॉलेज वालों को दी जाएगी। इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगा। जितना होगा कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगा। उसके अलावा 1 लाख आपको पर ईयर का खुद को मिलेगा। ये जो 1,25,000 है ये पर ईयर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये ओवरऑल फी नहीं है, ईयरली फी होती। ठीक, तो 1 लाख आपको पर ईयर का आपके अकाउंट में आ जाएगा, जिसमें हॉस्टल वगैरह का आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारा BDS MBBS या हमारा BMS BUMS BHMS वगैरह सारे यहाँ पे आते हैं। तो ये सभी के सभी जो होते हैं ये नीट के स्कोर के बेस पे यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास कितनी सीट्स होते हैं टोटल, इसमें हमारे पास टोटल 100 यहाँ पे सीट्स होते हैं। इसमें कॉलेज की फी आपको 3 लाख तक दी जाएगी, कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगी 3 लाख। उसके अलावा अगर MBBS BDS में अगर एक्स्ट्रा फी है तो आपको खुद से पे करना पड़ेगा, और 1 लाख आपको अपने अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, जो आपको हॉस्टल वगैरह का होगा। अभी MBBS BDS का मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। अब पहले हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को देखेंगे, आफ्टर दैट हम यहाँ पे कोर्सेज के बारे में देखेंगे कि किस कोर्स में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में क्या, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो UT जम्मू कश्मीर या UT लद्दाख का रेजिडेंट होना चाहिए। चाहे आप UT जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आप UT लद्दाख के रेजिडेंट हैं तो भी आप PMSSS के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा कैंडिडेट का 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए फ्रॉम JK बोर्ड या CBSE। ठीक, अगर आपने 10+2 JK बोर्ड से किया है तो भी आप एलिजिबल है, CBSE से भी किया है तो भी एलिजिबल है। लेकिन आपकी जो हायर सेकेंडरी है, आपका जो स्कूल है वो लोकेटेड कहाँ पे होना चाहिए, वो लोकेटेड होना चाहिए UT आप जम्मू कश्मीर या UT आप लद्दाख में। ठीक, आप जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं लेकिन आपने 12th भी यहीं से पास किया हुआ होना चाहिए, फिर वो JK बोर्ड से है चाहे वो फिर आपका CBSE से है, लेकिन वो यहीं से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जम्मू कश्मीर का बच्चा है जिसने अपना 12th जो है वो दिल्ली से किया है, राजस्थान से किया है, UP से किया है, तो वो एलिजिबल यहाँ पे इसके लिए नहीं रहेगा। तो 12th भी आपका यहीं से पास हुआ होना चाहिए। साथ में आपकी जो एनुअल इनकम होगी, आपके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख या 8 लाख के बिलो होनी चाहिए। ठीक, अप टू 8 लाख होना चाहिए। 8 लाख के अबो अगर इनकम है तो आप इसमें एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। ठीक, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके अलावा लेटरल एंट्री, अगर किसी बच्चे ने जो वो डिप्लोमा इन पॉलीटेक्निक यहाँ पे किया है तो उसको लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में एडमिशन दिया जाता है। पॉलीटेक्निक के अलग से फॉर्म यहाँ पे आ जाते हैं, तो उसको हम यहाँ पे समझेंगे नहीं क्योंकि पॉलीटेक्निक में उतने ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कौन बच्चा यानी कि कब आपने 12th किया है तो आप इसमें यानी कि किस ईयर के बच्चे इसमें 12th इसमें जा सकते हैं। तो उसमें आपको मैं बताऊं, अगर आपने अपना 12th 2023 2024, ठीक, 2023 2024 और 2025 में यहाँ पे किया है तो आप इसमें जा सकते हैं। यानी अगर आपकी मार्कशीट पे 12th की मार्कशीट पे एनुअल 2023 लिखा है स्टिल यू आर एलिजिबल, एनुअल 2024 लिखा है स्टिल यू आर एलिजिबल, या अभी आने वाले टाइम में आपको एनुअल 2025 वाली मार्कशीट होगी तो भी आप इस स्कीम के लिए यहाँ पे एलिजिबल
रहेंगे। किस किस ईयर वाले बच्चे जा सकते हैं? 2023 वाले जाएंगे, 2024 वाले जाएंगे और 2025 वाले बच्चे यहाँ पे जाएंगे। उसके अलावा एक चीज़ और भी आपको मैं समझा दूं कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पे PMSSS के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक, तो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में इसमें उतना, नॉन एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में इसमें आप बस एक बात, एक दो चीज़ें याद रखना। एक तो कैंडिडेट अगर पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स करना चाहता है तो वो यहाँ पे नहीं जा सकता है। अगर उसने 12th जो है वो 2022, 2021, 2020 में किया, वो जा नहीं सकेगा। उसके अलावा कैंडिडेट ने की अगर एनुअल इनकम 8 लाख के अबव है तो वो यहाँ पे जा नहीं सकेगा। उसके अलावा एडमिशंस थ्रू एजेंट्स और एनजीओज, अगर बहुत सारे एजेंट्स यहाँ पे बच्चों को फ्रॉड करते हैं, वो उनको बोलते हैं कि हम आपको BDS में एडमिशन दे देंगे, हम आपको MBBS में करवाएंगे, हम आपको नर्सिंग में करवाएंगे, हम आपको फार्मेसी में करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट PMSSS के थ्रू एडमिशन, तो वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आपका जो एडमिशन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो आपको AIST के पोर्टल से ही यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ता है। तो एजेंट्स या एनजीओज के थ्रू आपको इस स्कीम के लिए अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना, तो आप इस स्कीम के लिए जो वो बाद में एलिजिबल यहाँ पे नहीं रहेंगे। अब देखो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आपको किस कोर्स के लिए कौन सा एग्जाम यहाँ पे लगेगा, इंक्लूडिंग MBBS BDS, वो सारी चीजें मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक, तो मैं आपको वो चीजें सभी समझाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे पेन को थोड़ा सा यहाँ पे इसको थिक कर लेता हूँ। अब देखो अब मैं आपको पहले जनरल कोर्सेज की बात करूंगा। अगर कोई बच्चा यहाँ पे सिंपल BA BSc BCom या ऑनर्स करना चाहता है तो उसको कैसे सिलेक्शन होगी? तो देखो जनरल कोर्सेज में आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो आपका CUET के स्कोर के बेस पे रहेगा। जनरल डिग्रीज में आपको CUET देना कंपलसरी है। CUET आपका जस्ट एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। लाइक आपको DU में जाना है, आपको जामिया मिलिया में जाना है, आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना है या किसी भी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उसके लिए आपको CUET दिया हुआ होना चाहिए, CUET का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। बाकी फाइनल मेरिट जो आपका बनेगा वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही बनेगा, लेकिन CUET आपको जनरल डिग्री के लिए मैंडेटरी है। उसके बाद प्रोफेशनल की अगर हम बात करेंगे, इसमें इंजीनियरिंग अगर आपको करनी है, BTech अगर आपको किसी भी ब्रांच में करनी है तो कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं, JEE वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। आपको सिंपल 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। तो JEE अगर आप ना भी दिया होगा तो भी आप इसमें जा सकते हैं। उसके बाद BSc नर्सिंग की अगर हम बात करेंगे तो BSc नर्सिंग में आपको जो है वो या तो आपने नीट दिया हुआ होना चाहिए या आपने JKBOP BSc नर्सिंग का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। दो में से कोई एक एग्जाम आपका दिया हुआ होना चाहिए, तो आप BSc नर्सिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन मेरिट जो आपका बनेगा वो 12th के मार्क्स के बेस पे बनेगा। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में यह है कि आपका एग्जाम कोई ना कोई दिया हुआ होना चाहिए, क्योंकि INC की अगर हम बात करेंगे उन्होंने कंप्लीट ये नोट्स इसके रिगार्डिंग इशू किया है कि BSc नर्सिंग के जो एडमिशन होंगे वो विदाउट एंट्रेंस कहीं पे भी नहीं होने चाहिए। तो इसलिए आपको जब वो या तो नीट दिया हुआ होना चाहिए या आपने BOP का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। नीट अगर दिया है तो नीट में क्वालिफाइंग स्कोर 160 आपका होना चाहिए। BOP अगर आपने दिया तो BOP में कोई क्वालिफाइंग स्कोर इसमें नहीं होता, तो आपको अपीयरिंग ही इसमें यहाँ पे लगेगा। हालांकि काफी जगहों पे आपको नीट में अपीयर ही मांगते हैं, वो आपको इवन की नीट का स्कोर भी, क्वालिफाइंग स्कोर भी नहीं मांगेंगे। उसके बाद अगर मैं B फार्मा की अगर बात करूँ तो B फार्मा में आपको कोई एग्जाम, कोई नीट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, कोई BOP देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सिंपल 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद अगर आपका आर्किटेक्चर का कोर्स करना है तो आर्किटेक्चर का जो कोर्स आपका होगा उसके लिए आपको नाटा का एग्जाम यहाँ पे देना पड़ेगा। नाटा के एग्जाम के बेस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी HMCT की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी आपको कोई एग्जाम नहीं लगेगा, सिंपल 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे लगेगा। उसके बाद BA LLB की अगर मैं बात करूँ तो BA LLB में आपको क्लैट का एग्जाम यहाँ पे लगेगा। ठीक, तो क्लैट का एग्जाम आपको यहाँ पे लगेगा। नेशनल लॉ कॉलेजेस में आपको BA LLB यहाँ पे करवाया जाएगा, तो उसके लिए आपको क्लैट का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, तो आप यहाँ पे LLB के लिए जा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं मेडिकल कोर्सेज की बात करूँ, MBBS और BDS की बात करूँ, देखो इसमें अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो है वो बच्चों को फ्रॉड करते हैं MBBS और BDS के एडमिशन्स को लेकर कि हम आपको MBBS में एडमिशन करवाएंगे, हम आपको BDS में करवाएंगे। आपका इवन अगर क्वालिफाइंग भी स्कोर नहीं है तो भी आपको पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। देखो अगर मैं MBBS की बात करूं और BDS की बात करूं, यानी कि जो हमारे BAMS BHMS या जो भी मेडिकल कोर्सेज हैं, MBBS BDS BAMS BHMS BUMS, ये जो कोर्सेज हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितनी सीट्स होती हैं? 100 सीट्स हैं। ठीक, तो इनका जो एडमिशन होता है वो आपका ऑन योर ओन कोटा पे होता है। अभी आपको ऑन योर ओन समझ नहीं आ जाएगा, लेकिन अब रफली थोड़ा सा समझ लो इसमें क्या काम कर लेना। आपको नीट का एग्जाम आपने दिया, उसके बाद जम्मू कश्मीर के बाहर किसी कॉलेज में आपको एडमिशन करना है खुद से, वो डिटेल्स आपको फिर PMSSS के पोर्टल पे डालनी है। अब जो कंसल्टेंट्स वगैरह होते हैं, मैक्सिमम कंसल्टेंट बच्चों को यहीं पे ठगते हैं, यहीं पे फ्रॉड करते हैं। देखो MBBS और BDS में आपका नीट दिया हुआ होना चाहिए, नीट आपका क्वालिफाइंग स्कोर होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। अब अगर मैं MBBS की बात करूँ, देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो MBBS की टोटल यहाँ पे लगभग 70 से लेके 80 लाख तक यहाँ पे आपको फी रहती है, सिर्फ क्योंकि गवर्नमेंट में तो आपको नहीं होगा MBBS, आपको प्राइवेट ही यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। तो 70 से 80 लाख हम मान के चल सकते हैं कि लगभग 75 लाख आपको यहाँ पे फी अगर
इसमें MBBS की रहेगी इंडिया में। तो इसमें आपको AIST कितना देगा, एक यहाँ पे 3 लाख आपको कॉलेज की फी पर ईयर की और 1 लाख आपका एकेडमिक का पर ईयर का, 3 और 1 कितने हो गए 4, ठीक। तो 4 लाख हो गया आपका ईयरली। अब आपका 5 साल का कोर्स है तो 4 × 5 कितना हो गया 20। तो ओवरऑल आपको MBBS में सिर्फ 20 लाख वहाँ से दिए जाएंगे। बाकी जो 50 लाख होंगे वो आपको खुद से पे करने पड़ेंगे। पूरा MBBS फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, आपको सिर्फ 20 लाख यहाँ से मिलेगा। बाकी जो 50-55 लाख होंगे वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा। अब इसमें कोई बच्चा यहाँ पे क्यों 50 लाख पे MBBS करे, यहाँ पे तो उसको बेहतर है कि वो बाहर बांग्लादेश में जाए, इससे कम पैसे पे वो वहाँ पे MBBS अपना करवा सकता है। बाकी मैं इतना कह रहा हूँ कि MBBS भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर कोई कंसल्टेंट आपको कह रहा है कि हम आपको MBBS पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है, गलत कह रहा है, वो आपको बिल्कुल जो वो मिसगाइड कर रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20 लाख AIST दे देगी, पूरे कोर्स के 20 लाख दे देगी, बाकी एक्स्ट्रा जो होगा वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम BDS की बात करेंगे तो BDS में भी आपको सेम 4 लाख मिलेगा। 5 साल का BDS होता है तो 4-5 कितना होता है हमारे पास यहाँ पे 4-5 20। तो BDS में भी आपको कितना 20 लाख यहाँ पे मिलेगा। हालांकि BDS की अगर हम बात करेंगे, BDS में यूजुअली 20-22 लाख ही पूरा एकेडमिक का फी यहाँ पे होता है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा खुद से उतना लगेगा नहीं। हाँ, अगर लग भी गया 40-50 हज़ार, 1 लाख अगर आपका ओवरऑल कोर्स का लग भी गया तो वो तो नॉर्मल बात है। लेकिन MBBS में इतना नहीं होता। MBBS में आपको काफी पैसा खुद से भी यहाँ पे लगेगा। उसके अलावा BDS और MBBS को मिला के सिर्फ 100 सीट्स होती हैं, तो इसमें आपको जो है वो मतलब श्योरिटी नहीं होती है कि 100% की आपको सीट मिल ही जाएगी। 100 सीट्स होती हैं, वो जल्दी यहाँ पे फिल हो जाती है। बाकी फिर कभी मैं जो वो अलग से MBBS और BDS पे वीडियो डाल के आपको समझा दूंगा। और उसके अलावा आप ये चीज़ भी यहाँ पे याद रख लेना, इसमें जब आपका एडमिशन हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर में नहीं पढ़ना, आपको जम्मू कश्मीर के बाहर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन यहाँ पे होगा और वहाँ पे जाके आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो ये था आपको थोड़ा सा MBBS PM के बारे में जो मैंने आपको समझा दिया। अभी आपको जो वो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर आपका है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।